नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफर पर। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहा हूं। उसको पीढ़ी दर पीढ़ी भूत प्रेत रात के टाइम दिखाई देते थे। है ना अजूबा? सही कहूं ना दोस्तों, कैसा लगता होगा उनको, उनका परिवार को, जब रात को वो कहीं निकलते होंगे और आसपास में भूतों का मंडली खड़ी होती। तब क्या करते होंगे? भागते होंगे, डरते होंगे। लेकिन मैं बताऊं, वो डरते नहीं थे। जो उनका पीढ़ी दर पीढ़ी अब ऐसा होता आ रहा था, शायद उनका पूर्व जन्म का, या यूं कहा जाए कि गॉड गिफ्टेड था परिवार। लेकिन ये सिलसिला जब शुरू होता था ना, तब उम्र 22-23 साल जब हो जाए, खास करके बच्चों को, लड़कों को, उस घर में लड़कियों को ये तोहफा नहीं मिलता। बड़ा अजीब सा बात था। खैर, हम इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये जो कहानी हमें भेजे हैं, उनका नाम है गोपाल। गोपाल जी, जब उनकी उम्र 23-24 साल की थी, तब की ये बात है, साल 2004। बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं गोपाल जी। लेकिन अब वहां नहीं रहते हैं। पूरा परिवार अब आपका दिल्ली में आ चुका है, एनसीआर दिल्ली में वो लोग रहते हैं और अपना काम धंधा करते हैं। और उनका जो भी है सब कुछ अब दिल्ली या एनसीआर में रह गया है। गांव नहीं जाते हैं लोग। जो भी छोटा मोटा अब वो जमीन था, वो उसको बेच बाच करके अब यहाँ पर बस गए। चलिए, अब यहाँ पर वो लोग खुशहाल हैं। लेकिन घटना जो घटी थी ना, बड़ा अजीब सा वाकया है उनके साथ में। तो देरी नहीं करते हैं, इस कहानी की तरफ चलते हैं और गोपाल जी के ही पॉइंट व्यू से इस कहानी को सुनाने का कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है। मेरी उम्र लगभग 23-24 साल की हो चुकी थी। और जाहिर सी बात है कि हमारे जो दादा परदादा, मेरे पिता, जब इस उम्र के पड़ाव पर पहुंचते थे ना, तो एक तरह से गॉड गिफ्टेड हमारा परिवार था और हमें तो आत्माएं दिखने लगती थी। हाँ, हम पहचान नहीं पाते जब मुझे दिखी थी पहली बार। और ये बात जो है ना, अब मेरे जो पिता बाद में बताए, देख बेटा, मुझे तो अब कहो कई सालों से दिखता था जब तुम्हारी उम्र का था, लेकिन एक पड़ाव पर जाकर के वो सब खत्म हो जाता था, फिर दिखाई नहीं देता था। जब वो 30-35 साल या 40 साल का हो जाते थे, तब वो सब चीज़ अपने आप खत्म हो जाता था। अब उनकी दूसरी जो पीढ़ी थी, अब एक तरह से स्टार्ट हो जाता था। अब ऐसे ही मेरे साथ में हुआ। जब मैं 22-23 साल का हुआ, अचानक मैं मार्केट से लौट रहा था, अंधेरा हो चुका था और मैं एक ऐसी जगह से गुजरा था जहाँ पर जंगली झाड़ियाँ दोनों साइड में लगी हुई थी। हाँ, चांद निकला हुआ था, चांद की रोशनी थी। और मैं अपना जो सब्जी लिया हुआ था थैले में, अब गीत गुनगुनाते हुए जल्दी जल्दी घर पहुँचने का कोशिश कर रहा था। ज़्यादा रात भी नहीं हुई थी, यूँ कहूँ कि बस सूरज डूब चुका था और अंधेरा आ चुका था। और जैसे ही मैं उस झाड़िया की तरफ से निकल रहा हूँ, मुझे एक शख्स दिखाई दिया। बूढ़ा शख्स, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल बिखरे हुए, और सबसे खास बात उसकी थी आंखें। चलो, आंखें तक तो मैं समझ गया कि कोई नशा किया होगा, लेकिन मुझे हैरत तब हुई जब उसका पैर हवा में जैसे लहरा रहे थे, जैसे उसका पैर जमीन पर है ही नहीं, हवा में झूल रहा है। सही कहूँ ना, तब मेरी चीखें निकली थी। हाँ, मैं कहूँ कि बस मैं समझा कि बस भूत अब मुझे आके पकड़ लेगा, ये तो भूत ही है। डर चुका था, जान बचा के भागा वहाँ से, गिरते पड़ते आखिरकार अपने घर पहुँचा। तब मैं कहूँ इतना घबरा चुका था कि मैं जाते ही गिर करके जैसे अपना होश खो दिया था। आखिरकार मेरे परिवार ने मुझे होश में लाया और मेरे जो पिता थे पूछने लगे कि आखिर गोपाल तेरे साथ में हुआ क्या, क्या बात हो गई, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा हुई है? तब मैं अब भौचक्का सा आसपास में देख रहा था, लेकिन मेरे घर में ऐसा कोई भूत प्रेत तो था नहीं कि जो दिखाई दे। तब मैं डरते डरते उस घटना का जिक्र किया कि पापा जी, मैं बाजार से आ रहा था सब्जी लेकर के, और जो घनी झाड़ियाँ हैं ना, अब वहाँ पर मुझे ऐसा शख्स दिखाई दिया जो हवा में झूल रहा था। अब मुझे तो वो घूर रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से। पापा जो थे ना, अब मुझे अब कहने लगे, समझाने लगे कि बेटा,
मैं तो तुम्हें पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैं भूल चुका था। ये हमारे परिवार में सदियों से होता आ रहा है, खानदान से खानदान तक चलता जा रहा है। हाँ, मैं तो बताना भूल गया बेटा। अब तुम इस उम्र के पड़ाव में आ चुके हो, ये तुम्हें तो अब देखना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। लेकिन ये सिलसिला जो है ना, कुछ सालों तक चलता है, अब फिर ये सब खत्म हो जाएगा। फिर तुम्हारी जो अगली पीढ़ी आएगी, तुम्हारे बच्चे आएंगे, तब ऐसा होगा। लेकिन ये लड़कियों में नहीं होता है, सिर्फ लड़कों में होता है। जब मेरे पिता ने सब कुछ बात समझाई तो मैं बहुत डर चुका था। ऐसा क्यों होता है? कई सवाल था जिसका जवाब मेरे पिता के पास में नहीं था। वो बताते थे कि मैं भी डरा था। इसके बाद मेरी जो माँ थी, तांत्रिक बाबा के पास ले गई थी, ओझा गुनी के पास में ले गई थी। लेकिन उन्होंने बहुत सारा प्रयत्न किया कि हमें भूत ना दिखाई पड़े, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। अब तो मैं कहूँ ना कि अकेले ये सब होता था जब मैं अकेले कहीं रात में चलता था, जब कोई साथ में ना हो। तब अगर मेरे बगल में अगल में अब कोई लोग खड़ा हो ना, तो उस टाइम में वो लोग दिखाई नहीं देते थे। तो बेटा डर मत। तब मैंने कहा कि पापा, क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता है? मेरे पापा अब जो थे कहने लगे हंस करके कि देख देख, जैसे तू डरा है ना, मैं भी डरता था, लेकिन एक आदत सी हो गई थी। मैं उनसे सवाल किया कि पापा, आपको जो भूत दिखाई देते थे, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करते थे? तब मेरे पापा अब एकदम से थोड़ा सा डरे हुए थे और कहने लगे कि हाँ, एक ऐसा भूत था जो मेरे पीछे हाथ होकर पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचा के भागा। वो मुझसे कई सवाल अब जैसे बताने की कोशिश कर रहा था, कुछ बताना चाह रहा था। हाँ, मैं उसकी बात सुनना नहीं चाहता था। तब वो मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ा था। मुझे लगा कि अब मेरी जान अब गई या तब गई। जब मैं घर पहुंच गया, तब उस भूत से मेरा पीछा छूटा था। दोस्तों, ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, तो मैं तो हिल चुका था। अब ये साइंस के ज़माने में ऐसी घटनाएं बड़ा आश्चर्यचकित कर देती है। अब मैं कहूँ ना कि हमारा जो संसार है ना, अजूबे से भरा हुआ है। आज जिनमें से मैं एक अजूबा हूँ। अब मैं उस घटना से बहुत डर चुका था। जैसे पिताजी बताते थे कि कभी अकेले जाए मत कर बेटा, अगर तेरे साथ में कोई भी हो ना, वो भूत तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। ऐसे ही मेरे साथ में होता था, तेरे दादाजी के साथ भी ऐसा ही होता था। डर मत, कुछ साल के बाद ये सब अपने आप खत्म हो जाएगा। अब एक तो मन में डर बैठ चुका था। पहली बार मैं किसी भूत को देखा था। हाँ, उसकी आंखें बड़ा ही डरावनी थी, अंदर धसी हुई थी, और जो मुझे घूर के देख रहा था, उसका देखने के अंदाज से मैं बहुत खौफ में था। अब तो मैं रात को कभी घर से बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता था, और कभी ऐसी कोई बात आ जाती थी, कहीं जाना हो, तो मैं अपने परिवार के साथ, अपने पिता के साथ, या फिर कोई ना कोई मेरे साथ में होता था। हमारे गांव में थोड़ी बहुत अब ज़मीन थी, खेती बाड़ी होती थी, मेरे पिता करते थे, लेकिन गुजारा बहुत मुश्किल से होता था। अब जब भी अब कोई शादी का बात आ जाए, घर में कोई खर्चा मकान का मरम्मत का हो जाए, तो पैसे का बड़ा दिक्कत हो जाती थी, लोगों से कर्ज लेना पड़ता था। मेरी 2 बहन थी, मैं सबसे छोटा था, इकलौता था। एक बहन जो थी ना, शादी हो चुकी थी, और एक बहन जो थी ना, थोड़ी परेशानी में थी। आप बताऊं कि थोड़ा अपाहिज थी पैरों से। उनके शादी में बड़ा दिक्कत हो रहा था। शादी तो कई जगह पर अब एक तरह से फिक्स हुआ, लेकिन लोग बाग जब देख लेते थे कि हाँ, पैरों में थोड़ा चलने में दिक्कत है, तो रिश्ता टूट जाता था। और कई ऐसे रिश्ते हमारे पिता ने ठीक किए, लेकिन डिमांड काफ़ी था। जबकि वो लड़का भी सेम मेरी बहन की तरह था, उसको पैरों में भी वैसी ही अब दिक्कत थी, लेकिन वो डिमांड इतना कर रहे थे कि हमारे पिता वो शादी कर ही नहीं पाए। खास करके हम लोग पूरा परिवार अपने बहन की चिंता में डूबा रहता था। मुझे उम्मीद थी कि मेरी बहन की शादी होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, अब मैं कुछ बोलने के लिए
अब मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं कैसे बोलूँ, हमारे पास में इतना पैसा था ही नहीं। जो थोड़ी सी बहुत ज़मीन थी और उसमें इतना पैदावार होता नहीं था कि बड़ी मुश्किल से हमारा घर बार चलता था। तो कहाँ से होगी इतना बड़ा डिमांड, अब लड़के वाले करते थे। खैर, अब मैं सोच विचार में डूबा हुआ था, जवान तो हो ही चुका था, 22-23 साल से ऊपर अब मैं हो चुका था। लेकिन वो जो मैंने भूत प्रेत देखा था और उसके बाद में देखा नहीं था। रात को मैं निकलता ही नहीं था अकेले, तो देखूँ कहाँ से। अगर मैं निकलता भी था तो मेरे साथ में मेरे पिता होते थे, कोई ना कोई अब और अड़ोसी पड़ोसी जरूर होता था। अब चिंता मुझे सता रही थी, पारिवारिक स्थिति डावाडोल हो चुकी थी। अब जैसे तैसे हमारा घर चल रहा था, ऊपर से मेरी बड़ी बहन का शादी का टेंशन। हाँ, मैं अपने पिता से कहा कि पिताजी मुझे अब शहर निकलना चाहिए, नौकरी वोकरी करूँगा, अब कुछ पैसा का आपका मदद करूँगा, अब कुछ पैसा जोड़ करके हम जल्दी से जल्द बहन का शादी कर लेंगे। पिताजी ही मान गए थे और कहने लगे, गोपाल देखो शहर तो जा रही हो, लेकिन देखो वहाँ पर तुम्हारा अब एक तरह से परिवार नहीं मिलेगा, तुम्हें अकेले रहना पड़ेगा, सब कुछ तुम्हें अकेले ही काम करना पड़ेगा, अपने लिए खाना बनाना पड़ेगा। अब देखो बेटा, रात में भी तुम भी अकेले रह जाओगे, अगर वहाँ कुछ ऐसी चीज़ दिखाई पड़ी तुम अपने आप को कैसे संभालोगे। पिता का कहना अपनी जगह पर उचित था, लेकिन मैं सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। जब आज तक पिताजी के साथ में ऐसी कोई बात नहीं हुई तो अब मेरे साथ भी नहीं होगी। मैं इन चीज़ों से दूर रहूँगा, अकेले नहीं रहूँगा, कोई ना कोई तो मेरे साथ जरूर होगा। अब मैं अपने एक जानने वाले के साथ अब शहर पहुँच चुका था और मेरी नौकरी भी लग गई थी एक फैक्ट्री में। मैं कोशिश करता था कि रात को कमरे में अकेले न रहूं, और वो जो कमरा था ना, अब एक तरह से भरा हुआ था। 3 लोग हम रहते थे और तीनों मिल कर के अब खाना बनाना, और फिर रात को अब तीनों मिल कर के हम अब सो जाते थे। कभी मैं अकेला रात को रहा ही नहीं। अब मुझे भूत प्रेत अब एक ही बार दिखा था, तब से मुझे दिखाई नहीं पड़ा था। मैं भी निश्चित था कि चलो हमारा भूत प्रेत से पिंड छूट चुका है, अगर दिखना होता तो फिर दोबारा दिख सकता था। मैं बड़ा निश्चित हो गया था। अब शहर में रहते हुए मुझे 6 महीना हो चुका था, इसके बाद मुझे भूत प्रेत दिखाई भी नहीं दिया। कई बार तो मैं अकेले भी फैक्ट्री से अपने घर आ जाता था, एक लंबा फासला पैदल तय करके। हाँ, मन में जरूर खटका रहता था, अगर आसपास में कहीं भूत प्रेत होंगे तब क्या होगा। लेकिन मुझे भूत प्रेत नजर ही नहीं आए। अब मैं कहूँ ना कि भूत प्रेत से मैं जो डर रहा था, मैं अपने दिमाग से निकाल चुका था कि चलो बात खत्म हो गई। जैसे मेरे पिताजी कहते थे, ये जो सिलसिला है या तो कुछ दिन ज़्यादा तक चलता है या फिर जल्दी शॉर्ट टर्म में ख़त्म हो जाता है। मैं समझा कि शायद कुदरत मेरे साथ में शॉर्ट टर्म में ही काम निपटा दिया, अब मुझे भूत प्रेत दिखाई नहीं देगा। अब सवाल अब उठने लगा कि अब जितनी मैं काम करता था, मेहनत करता था, और उसमें कमाई कम होती थी। मैं पढ़ा लिखा था, अब मैं मजदूरों की तरह रात दिन पसीना बहा रहा था, लेकिन पैसा उतना नहीं मिल रहा था। अपना हाथ पैर अब चलाने लगा, दूसरी नौकरी के तलाश में लग गया। नौकरी भी मिली, वो जो नौकरी थी अब उस जगह से काफ़ी दूरी पर थी। मुझे अब फैसला लेना था कि अपने दोस्तों के साथ रहूं या फिर मैं अकेले उस फैक्ट्री में जाऊं काम करने के लिए। आखिरकार दिल खड़ा करके मैं फैसला ले लिया था। मैं नई जगह पर चला आया था, क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लड़के का काम था और उसके लिए मैं बिल्कुल सही था। अब मेहनत का काम नहीं था, अब पैसा भी बढ़ चुका था। और वहाँ पर अब मेरा एक समस्या था कि घर चाहिए था। अब मैं डेली बस से लंबा सफ़र तय करके पुराने घर पर आ रहा था अपने दोस्तों के पास में, लेकिन आते जाते ही मैं बहुत ज़्यादा थक जाता था, पैसा भी खर्च होता था और टाइम भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। अब मैं वहाँ पर घर के जुगाड़ में लग चुका था। कई अपने जो जानने वाले लोग थे जो उस फैक्ट्री में काम कर रहा था, उनसे मैं बोल दिया था कि भाई आसपास में कोई ऐसा घर है जो मुझे किराए पर दिलवा दो। हाँ, मेरे पास भी थोड़ा बहुत वक्त होता ना तो मैं घर ढूंढने की कोशिश करता। घर मिलता लेकिन मेरे बजट से बाहर होता था, हाँ मैं वो ले नहीं सकता था।
आखिरकार एक दोस्त ने बताया कि देख गोपाल, एक घर तो मिल चुका है। अब कहूँ ना कि बड़ा सा घर है, लेकिन वो घर है भूता। सही मायने में मैं डर चुका था कि अरे भूत के घर में जाऊंगा। तब हंस के कहने लगे, अरे नहीं नहीं, वो जो घर है ना, एक भूत वाले घर के बगल में है। मैं बोला कि भूत वाले मतलब क्या वहां भूत रहते हैं? तब वो हंस के कहने लगा, अरे नहीं नहीं, इस बात को तो बहुत जमाना हो चुका है। अब तो वहां पर कोई रहता ही नहीं है, घर में ताला बंद है। हाँ, उसके बगल में अभी एक कमरा खाली है, देख ले, अगर तुझे पसंद आता है तो तू ले ले, सस्ता किराया है। फिर मत कहना कि मैं ढूंढा नहीं। तब मुझे लगा कि हाँ, चल के देखना चाहिए। जब मैं जाके कमरा देखा तो मेरे रहने के लायक था, अकेले इंसान के लिए, और सब कुछ फैसिलिटी थी, पानी भी था, बाथरूम भी था। तो मैं अब एक तरह से उस कमरे को ले लिया। और वो जो लड़का बताता था ना, अब उसी के बाउंड्री से दूसरी तरफ में एक बहुत पुराना घर था। और वो घर में अब एक तरह से ताला बंद था, उसमें कोई परिवार नहीं रहता था। और उसी घर का लड़का बात करता था कि ये जो घर है ना, बहुत साल पहले, अब आसपास के लोग बताते हैं कि ये घर में भूत प्रेत दिखाई देते हैं। घर का मालिक जो था वो घर को छोड़ छाड़ करके भाग चुका था। अब फिर वो आया, दूसरे को बेचा, दूसरा भी उस घर में रहा, और फिर वो भी भाग गया, फिर तीसरे को भी बेचा। इस तरह ये 7-8 बार घर बिक चुका है, लेकिन जिसने भी लिया वो इसमें सुकून से नहीं रह पाया। ना जाने ऐसे क्या बात होती थी कि वो लोग घर छोड़ करके भाग जाते थे। मैं जब उस कहानी को सुना ना, तो एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया। अरे छोड़ो, ये शहर का मामला है, गांव थोड़ी है कि यहाँ भूत बैठे होंगे। मैं तो यही समझता था कि जहाँ पर दिया बाती जल रही, हमेशा लाइट है, बिजली है, वहाँ भूत तो आते ही नहीं होंगे। मेरे दिमाग में इस तरह का फितूर भरा हुआ था। अरे मेरे पिताजी बताते थे कि देख, जहाँ अंधेरा होता है ना, वहाँ भूत होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और जहाँ पर रोशनी है वहाँ पर भूत प्रेत अब दिखाई देते हैं, नहीं देखते, दिखाई देते हैं, या फिर कहा नहीं जा सकता है। मेरा वही बात मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि शहर है, शहर में तो हर तरफ रोशनी रोशनी है, बिजली के खंभे पर लाइट लगी हुई है, तो भूत प्रेत यहाँ क्या करेंगे? यहाँ अंधेरा तो अब बड़ी मुश्किल से अब दिखाई देता है। अब मेरे मन में वही बात बैठा हुआ था। मैं डरता नहीं था। अब वो भूत प्रेत मुझे दिखाई भी नहीं देते थे, बस एक ही बार दिखा था, और तब से मैं बड़ा निश्चित रहता। मैं उस घर में आ गया। अब वहीं से मेरा जो फैक्ट्री था अब थोड़ा सा दूरी पर था, लेकिन ज़्यादा दूरी नहीं था। अब मेरे पास में साइकिल तक नहीं थी। मैं एक एक पैसा बचाता था, जो भी काम करता था, और सारा पैसा गांव में मनी ऑर्डर कर दिया करता था। उन टाइम में अब मनी ऑर्डर ही चलता था। अब मनी ऑर्डर से पैसा मैं भेज देता था, और अपने लिए बस थोड़ा बहुत खर्चे के लिए पैसा रखता था। अब इस तरह रहते रहते मुझे उस घर में 15 से 20 दिन गुजर चुका था। अब मैं दिन में अपना 9 से 5 की ड्यूटी करता था, मैक्सिमम 7 बजे तक अपना घर पर आ जाता था। अब चूल्हा चौकी जलाता था, रोटी अपने लिए बनाता, अब फिर खा पी करके घोड़ा बेच करके आराम से सो जाता। कोई टेंशन नहीं, सुबह उठेंगे, सुबह का काम सुबह देखेंगे। मुझे अच्छी तरह से याद था कि वो संडे की रात थी। जब संडे की रात को, अब संडे के मेरी छुट्टी होती थी, मैं अपने पुराने दोस्तों के घर पर आया था सुबह में। अब कई दिन हो चुके थे उनसे मिले हुए, हाल चाल लेना था, तो मैं सुबह में आ गया था। अब उनका भी छुट्टी थी। सब कहने लगे कि गोपाल रुको, अब पूरा दिन अब घर में जा क्या करोगे अकेले वहाँ पर? अच्छा हुआ तुम आ गए, कम से कम बातचीत तो होगी। अब खाना पीना सब कुछ वहीं पर चल रहा था। और शाम होने लगी तो मैं उनसे कहने लगा मैं अब निकल रहा हूँ, जाने में टाइम भी लगेगा। हाँ, तब कहने लगे अब कहाँ जाके खाना वाना बनाओगे? खाना बन रहा है, अब इसके बाद खा पी करके बस तो चलती रहती है 12 बजे तक रात को, तो परवाह किस बात का है? खा पी के मज़े से अगर तुम 11 बजे भी निकलोगे ना तो 12 बजे तक पहुँच जाओगे। मैं अब वहीं पर रुक गया था। आखिर खाना पीना हुआ और 10 बजे तक मैं फारिग हो चुका था। मैं फिर अपने घर के लिए बस पकड़ लिया था जहाँ मैं रहता था। और जब उस घर में आया ना, थोड़ा माहौल कुछ अजीब सा लग रहा था। जो बगल में जो घर था, जो इस घर के बारे में
अब लोग बाग बताते थे कि भूताना, वहां मुझे कुछ हिलती हुई परछाई कुछ देर के लिए नजर आई। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है और कुछ नहीं है। मैं अपने कमरे में आ चुका था, आराम से अपना बिस्तर पर जा लेटा था। लाइट जल रही थी और मैं सो भी गया। कुछ देर के बाद में मैं एक तरह से कहूँ ना गहरी नींद में आ चुका था, जब मुझे एहसास हुआ कि आसपास में कुछ चल रहा है, कदमों की आवाज आ रही है। कौन चल रहा भाई? नींद मेरा खुल गया। कान का मैं बड़ा कच्चा था, अब बारीक से बारीक आवाज को मैं एहसास कर लेता था। वो कदमों की आवाज मुझे सुनाई दे गई और तब मेरी नींद खुल गई। जैसे ही मेरी आंख खुल रही ना, मैं देख रहा हूं कि जो छत पर लट्टू लगा हुआ था, बल्ब लगा हुआ था, वो जल रहा था, बुझ रहा था। मतलब बिजली में समस्या है। ऐसा कई बार मेरे अब उस घर में होता था। अब जो वहाँ से कोई लाइन गई हुई थी ना, शायद वो लूज थी। कई बार जब हवा चलता था ना तो ऐसे ही होता था। मुझे लगा कि हाँ वही समस्या है, अब वो तार लूज है, कल मकान मालिक को बोल करके सही करवाना पड़ेगा। अब फिर मैं थोड़ा एहसास करने लगा कि आखिर चलो ये बल्ब वाला तो मैं बात समझ गया, लेकिन ये कदमों की जो आवाज़ आ रही थी वो कहाँ पर है, कौन है वो? मैं पूरा कमरे में निगाह अब लगा दिया था, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। मुझे लगा कि मेरे मन का भ्रम है और कोई बड़ी बात नहीं है। फिर मैं थका हुआ था, जल्दी ही दोबारा नींद आ गई थी। कुछ देर के बाद में एक खुशबू सा महसूस होने लगा, जैसे चमेली बेले का फूलों का खुशबू आती है, अब वैसे ही खुशबू मेरे नाकों में महसूस होने लगा। और तब मेरी आंख खुली। जब आंख खुली ना तो मैं देख रहा था कि अभी जो बल्ब है ना वैसे ही कर रहा था। मतलब अभी हवा बाहर में चल रही है, वो तार हिल रहा है, अब बार बार बल्ब फ्लिकरिंग कर रहा है, जल रहा है, बुझ रहा है। ये तो मुझे कोई डर वाली बात नहीं लगी थी। लेकिन जो खुशबू महसूस होने लगा ना, तो मैं थोड़ा ध्यान में अब देखने लगा ध्यान से कि खुशबू कहाँ से आ रही है। मेरे घर में तो कोई फूल नहीं, आसपास में कोई फूलों का बगीचा नहीं है। अरे बेले का खुशबू, चमेली जैसे फूल होते हैं ना सफ़ेद वाले, जो बहुत ही खुशबू देते हैं, वैसी ही खुशबू आ रही थी, मोगरे वाली जैसी होती है। अब मैं सोर्स ढूंढने लगा कि आखिर ये खुशबू कहाँ से आ रही है। अब मेरा कोई बड़ा घर तो था नहीं। अब मैं अपना घर का हर कोना देख लिया, कहीं पर अब ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं फूल रखा हुआ है। लेकिन ये खुशबू मेरे घर के अंदर से ही कहीं से न कहीं से फूट रही थी, निकल रही थी। उस जगह को मैं अब तलाश रहा था, लेकिन वो सोर्स मिल ही नहीं रहा था। यही मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा था। जब सोर्स का पता नहीं लगा ना, अब मैं फिर अब एक तरह से अपने बिस्तर पर आकर के लेट गया था। छोड़ो, कुछ भी हो, शायद बाहर में किसी के घर में होगा, अब छोड़ते हैं इस बात को। अब फिर मैं सो गया। अब इसके बाद वो फूल का खुशबू कुछ देर तक तो मुझे महसूस होती रही, लेकिन मैं थका हुआ था, कब नींद आ गई पता भी नहीं चला। वो रात गई, इसके बाद कोई विशेष बात नहीं हुई। हाँ, मंडे की रात जब मैं अपने काम से लौटा और मैं खाना वाना बना करके और फिर आराम से खाना वाना खा करके सो रहा था, अचानक अब जो बल्ब था ना वो सही करा दिया था सुबह जाते ही, और उस काम को मकान मालिक को बोल दिया था। तब बोला कि तुम जाओ ड्यूटी, मैं ये काम करवा दूंगा, अब तुम्हारा बल्ब फ्लिकरिंग नहीं करेगा। मैं भी निश्चित था और बल्ब बिल्कुल सही था, ना तो ऐसा फ्लिकरिंग कर रहा ना जल बुझ रहा था। और मैं अब अपने बिस्तर पर आकर लेट चुका था, 11 बज चुके थे। अचानक जैसे वही फूलों का खुशबू का एहसास हुआ। जब पहली बार मेरे नाक में सुगंध लगा ना तो मैं थोड़ा सा बेचैन हो गया कि आखिर इतना तेज फूलों का खुशबू कहाँ से आ रहा है। अब हमारे बगल में अब एक आध घर थे, वो भी किराए पर जो लोग रहते थे, उनमें कोई औरत वगैरह थी नहीं, लड़की नहीं थी, मैं तो जानता था। तो आखिर ये फूलों का खुशबू कहाँ से रहा है? कोई परफ्यूम लगा रहा है तो कौन लगा रहा है? सही कहूँ ना, मैं दरवाज़ा खोल करके बाहर तक देखा, लेकिन ऐसा कुछ सोर्स मुझे नज़र नहीं आया। तब मैं अपने घर में आया। मैं सोचा कि अब क्या किया जाए। अब वो जो भूतों वाली बात थी ना जो मुझे दिखाई देती थी, अब मैं यूं कहूँ ना तो मैं भूल चुका था कि आप
शायद वो टाइम निकल गया है, अब मुझे कोई आत्मा, प्रेतात्मा दिखाई नहीं देगी, जैसे मेरे पिताजी कहते थे। और मैं अपना आराम से बिस्तर पर फिर लेट गया था। लेकिन मैं चिंता में था कि आखिर ये खुशबू कल भी मुझे महसूस हुई थी और आज भी हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? चलो मैं कल मकान मालिक से ज़रूर बोलूँगा। मकान मालिक, अब उसका घर अलग था और वो अलग ही रहता था, रोड को दूसरी तरफ में। अब रात में मैं थोड़ी जा सकता था। सुबह जब ड्यूटी जाऊँगा तब उससे बात करते हुए जाऊँगा कि ये सुगंध वाला चक्कर क्या है। अब मैं फिर अपने बिस्तर पर अब आंखें बंद कर लिया था। कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार जब मुझे कोई आवाज़ दिया, अब मेरे नाम से ही जब पुकारा, और वो भी लड़की की आवाज़, तब मैं आंखें खोल चुका था। मुझे लगा कि मैं सपने के अंदर में ख्वाब देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मेरे बिस्तर के थोड़ी दूरी पर दीवार से चिपक कर के एक लड़की खड़ी है और लाल कपड़ों में, वो जैसे बेले के खुशबू गजरा लगा रखी है। देखने में बहुत सुंदर लग रही है, बार बार पलकें झपका रही है। अब मुझे जैसे देखती जा रही है, निहारती जा रही है। मुझे लगा कि एक ख्वाब है, मैं ख्वाब के अंदर में हूँ। कई बार अपनी आंख बंद किया, अब फिर खोला। और जब आंख खोलूं तो लड़की मुस्कुराने लगती थी। वाकई में मुझे बहुत देर के बाद एहसास हुआ कि जो मैं कुछ देख रहा हूं ना, ये मेरा ख्वाब नहीं है, ये रियल टाइम में चल रहा है। वो लड़की मेरे दीवार से चिपकी हुई खड़ी थी और मुझे ही घूर रही थी। जब मैं अब उस लम्हे को पहचाना कि अरे ये तो रियल टाइम है, क्या फिर मुझे भूत दिखाई देना शुरू हो गया। ये लड़की तो कैसे मेरे घर में आई? ऐसे तो आ नहीं सकती, दरवाजा बंद है, अंदर से मैं लॉक कर रखा हूं, खिड़की से आ नहीं सकती, तो इसका मतलब ये कोई आत्मा है। वाकई में मैं डर चुका था। अब मैं क्या करूं, भागूं यहां से? तभी वो लड़की मेरा नाम फिर लिया। गोपाल, मुझसे डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वो मेरा नाम कैसे जानती, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मैं तो खूब डर गया। मेरा हाथ का जो कहूँ ना, रोंगटे खड़े हो चुके थे, हाथ पैर कांपते हुए महसूस हो रहे थे। मैं चिल्लाने की कोशिश करने वाला था, अब मैं कहूँ कोशिश भी कर रहा था, लेकिन जैसा गला मेरा चौक हो गया, आवाज ही नहीं निकल रही थी, ऐसी मेरी हालत हो गई। तब वो लड़की जो दीवार पर चिपकी हुई थी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी, और मैं कहूँ जितना नज़दीक आ रही थी ना, मेरे प्राण सूख रहे थे। अब मैं गया, लड़की मेरा गला दबा देगी, ना जाने मेरे साथ में क्या करेगी, अब तो मेरा खेल खत्म। तब लड़की मुझसे 2 कदम की दूरी पर आकर रुक गई। अब फिर वही कह रही थी, गोपाल, मुझसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बस मैं तुमसे एक बात करने आई थी। अगर वो बात तुम्हें ठीक लगती है तो मैं यहाँ पर रुकूंगी, नहीं तो मैं चली जाऊंगी। जब मैं देख लिया कि हाँ, ये लड़की मेरा नुकसान नहीं पहुंचा रही है और एक इंसान की तरह बात कर रही है और देखने में भी इंसानी लड़की लग रही है, तो मैं खामखा क्यों डर रहा हूँ? अब भूत प्रेत के नाम से तो अच्छे अच्छे लोग डर जाते हैं, अब मैं उसके आगे क्या बोलूँ? कुछ ऐसी ही मेरी हालत थी। लड़की के समझाने के बाद तब मेरे गले से आवाज़ निकली कि आप हैं कौन? डरता डरते मैं पूछा, आप हैं कौन और आप मेरे कमरे में कर क्या रही हैं? तब वो लड़की धीरे से बोली, गोपाल, अब मैं कहूँ ना कि मैं आपसे मदद मांगने आई। मेरा नाम कैसे जानती थी, अब मैं तो अभी तक समझ ही नहीं पाया था। अब वो मुझसे मदद मांग रही थी। कैसी मदद भाई? मैं अब एक तरह से उस लड़की को देख रहा था। लड़की मेरी तरफ देख रही थी, मुस्कुरा रही थी, और देखने में हाड़ मांस की लड़की अब दिखाई दे रही थी। कहीं से भी वो भूत प्रेत, और उसके जो पैर थे ना जमीन पर थे, वो चल रही थी, कदमों की आवाज़ भी मुझे महसूस हो रही थी। तो ये कैसी भूत प्रेत हो सकती है? मुझे तो शक होने लगा था। जो मैंने देखा था उस बूढ़े बाबा को अपने गांव में, उनका पैर तो हवा में झूल रहा था और देखने में भी थोड़ा अजीब गरीब थे। उनकी आंखें बिल्कुल धसी हुई थी, बहुत ही डरावनी लग रही थी। लेकिन ये लड़की एकदम सुंदर, स्मार्ट दिख रही है, चल रही है, जमीन पर पैर भी पड़ रहे हैं, आवाज़ भी आ रही है। तो ये भूत प्रेत कैसे हो सकती है? मेरे मन में कई प्रकार का सवाल चल रहा था,
लेकिन जवाब मेरे पास में नहीं था। आखिरकार वो लड़की अपने आप बोलने लगी, गोपाल डरो मत, क्या मैं अब यहां पर बैठ सकती हूं? एक पुराना सा स्टूल था। तब मैं बोला डरते हुए कि हाँ हाँ, बैठ जाइए बैठ जाइए। लड़की कहने लगी कि देखो गोपाल, मैं तुम्हारे पास अब एक तरह से अपनी मदद के लिए आई हूं। अब मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी वो मदद कर दोगे। मैं हैरानी से अब उसको देख रहा था, डरा हुआ था। अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। मुझे अभी भी डर लग रहा था, कहीं अचानक ये लड़की मुझ पर हमला कर दे, और तब मेरा क्या होगा। खौफ ज़्यादा था, लेकिन बातचीत मेरी चल रही थी। और तब वो लड़की कहने लगी कि गोपाल तुम बोल क्यों नहीं रहे? अरे डरो मत मेरे से, मैं ऐसी कोई प्रेतात्मा नहीं हूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाओगी। जब मुझे बहुत दिलासा दिया, और तब मैं कहूँ ना, थोड़ा डर मेरा कम हुआ था। तब मैं पूछा कि जी बताइए, अब मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तो खुद परेशान हूँ। मैं अपने गांव से शहर में आया हूँ और एक एक पैसा जोड़ करके अपनी बहन की शादी के लिए इकट्ठा कर रहा हूँ। मेरी बहन अब एक तरह से कहूँ ना कि उसकी शादी नहीं हो पा रही है। थोड़ा सा पैर में दिक्कत है, इसी वजह से। अब वो शादी भी अगर हम करेंगे तो उसके लिए काफ़ी पैसा चाहिए, लड़कों वाला डिमांड करते हैं। तो मैं तो खुद परेशान हूँ, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं समझा कि लड़की ऐसे कुछ पैसे उसे मांगने आई है। अब मेरे दिमाग में ही चल रहा था। और तब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी, अरे नहीं नहीं, मैं आपसे कोई धन दौलत मांगने नहीं आई। मैं ऐसा चाहती हूँ कि आप मेरी मदद करो, और मैं आपकी मदद करूँगी। मैं आपकी बहन का अब एक तरह से शादी कराने में धन दौलत की जो कमी है मैं पूरा करूँगी। लेकिन शर्त यह है कि जो मैं काम कहूँ वो आपको करना पड़ेगा। वाकई में जो उसका शर्त था ना, मैं तो सुन करके हैरान रह गया था। और तब मेरे होश उड़ चुके थे। मैं कहने लगा कि नहीं नहीं, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, मैं तो भूत प्रेत से बहुत डरता हूँ। और तब वो लड़की कहने लगी, भूत प्रेत तो मैं भी हूँ, देखो आपका मैंने डर निकाल दिया ना, अब तो आप डर नहीं रहे ना। अब उस लड़की ने जो बात बताई थी मैं पहले आपको बता दूं। वो कह रही थी कि गोपाल, इसी कॉलोनी में मेरा एक घर है। अब मैं कहूँ ना कि हमारा परिवार बड़ा खुशहाल परिवार था। ना जाने किसकी हमारे परिवार के ऊपर नजर लग गई थी। और इसके बाद हमारे घर में जैसे कोई प्रेतात्मा, कोई शैतान किसी ने भेज दिया था। वो हमारे घर को बर्बाद करता चला जा रहा था। मेरे भाइयों को बीमार कर दिया, मेरी भी हालत ऐसी हो गई थी। और मुझे तो बस यही याद है कि इसके बाद मैं कहूँ ना कि मैं अपनी आँख खोली थी हॉस्पिटल में, और फिर वो भी कुछ टाइम के लिए। और फिर मुझे याद नहीं है कि मैं कहाँ पर हूँ। लड़की बड़ा दर्द में बोल रही थी, और मैं उसकी हर बात समझने की कोशिश कर रहा था। मैं देख रहा था कि लड़की की आंखों से आंसू निकल रहे थे। और तब मुझसे रहा नहीं गया कि देखिए आप रोइए मत, ये रोना धोना मुझे कमज़ोर कर देता है। मैं अब उसको समझा रहा था कि आप शांत रहिए और पूरी बात बताइए, आखिर आपके परिवार के साथ में क्या हुआ था। और तब वो अपनी आंसू पोंछी और कहने लगी, गोपाल, ना जाने कोई अब कौन था मेरा शत्रु कि हमारे परिवार को तबाह करने पर लगा था। अब मैं कहूँ ना कि हमारे घर में कोई प्रेत शक्ति आ चुकी थी और सबको परेशान कर रही थी। मेरी तो मौत अब हो चुकी थी, इसका अंदाज़ा मुझे बाद में लगा। मैं जब अपने घर लौटी थी तो मैं अपने परिवार में जा नहीं सकती थी। जैसे वहाँ जादू का अब एक तरह से घेरा बना हुआ है। मैं अपने घर के अंदर पहुँच नहीं पा रही थी, लेकिन मैं अपने परिवार को देखना चाहती थी। लेकिन देख करके मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उस घर में मेरा परिवार नहीं था, उसमें कई दूसरे लोग थे। मैं बड़ा बेचैन थी। इसके बाद अब मुझे कहूँ ना कि रोना आ रहा था। आखिर मेरा परिवार कहाँ गया? मैं अपने परिवार को ढूंढ रही थी, भटक रही थी, लेकिन मेरा परिवार नहीं मिल रहा था। आखिरकार मैं अब उस घर पर लौटी। जिस परिवार को मैं देखी थी वो परिवार भी नहीं था, और उस घर में ऐसा कुछ था जो मुझे अंदर जाने नहीं दे सकता था, रोक रहा था। जैसे मैं अपने घर में प्रवेश करने की कोशिश करती थी और वो जैसे कोई रेखा खींचा हुआ था,
उस रेखा को मैं पार नहीं कर सकती थी। मैं खौफ में रहती थी। मैं अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश करती थी कि आखिर मेरा परिवार कहाँ गया। इस घर में नए नए लोग क्यों आ रहे हैं, क्या हुआ मेरे परिवार को। लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। अब तब से मैं बेचैन हूँ। अब मैं अपने परिवार को ढूंढती रहती हूँ। अब मेरा अब एक तरह से कहूँ खानदानी घर था, और उसमें नए लोग कैसे आ रहे हैं। अब मैं उस घर में जा क्यों नहीं पा रही हूँ, ताकि मैं पता लगाऊं कि मेरा परिवार कहाँ है। मैं अपने परिवार से मिलना चाहती हूँ, कह करके वो लड़की रोने लगी। मैंने पूछा कि फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो कोई तांत्रिक नहीं हूँ, कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मुझे तो इन शक्तियों को पता भी नहीं है। तब वो लड़की अब मेरी तरफ घूर कर देखी और कहने लगी, तुम में वो शक्ति है, तुम वो मेरा काम कर सकते हो। मैं तुम्हें जांच चुकी हूँ, परख चुकी हूँ, तुम ये मेरा काम कर सकते हो। और देखो गोपाल, ये जो मेरा काम कर लोगे ना, मेरा परिवार कहाँ है, आखिर वो मेरे उस घर में चल क्या रहा है, नए नए लोग उसमें दिखाई देते हैं, तो ये सब क्या हो रहा है, मेरे परिवार कहाँ पर रहता है। इन बातों को तुम पता लगाओ और फिर हमें बताओ। मैं कहूँ ना कि ये जो समस्या थी बहुत बड़ी थी, और इसके लिए मुझे तो अब एक तरह से छुट्टी लेना पड़ेगा। और वो जो कॉलोनी थी अब उस जगह से दूर भी थी जहाँ वो लड़की बता रही थी। मैंने उसे एक तरह से कहा कि देखिए, मुझे बड़ा परेशानी हो जाएगी, मैं ये काम तो कर दूंगा, मैं पता लगा लूँगा कि आखिर उस घर में कौन लोग रह रहे हैं, आपका जो परिवार है वो कहाँ गया, लेकिन मुझे छुट्टी लेनी पड़ेगी। तब वो कहने लगी, तुम नौकरी के टेंशन छोड़ दो, अब मैं कहूँ ना कि ये काम को तुम निपटा दो, और देखो तुम्हें मैं बहुत पैसा देने वाली हूँ। मैं अब उसके लालच में आ चुका था, सही कहूँ, और इसकी मुझे ज़रूरत भी थी। मैं जल्द से जल्द अपने बहन का हाथ पीला करना चाहता था, और उसके लिए बहुत पैसों की ज़रूरत थी। अब एक रास्ता मुझे नज़र आया था, अब फिर मैं इस रास्ता को छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने कहा उस लड़की से कि इसकी गारंटी कौन देगा, ये मैं काम कर दूं तो फिर आप हवा में गायब हो जाओगी। तब वो लड़की मुस्कुरा कहने लगी, गारंटी मैं हूं, वारंटी मैं हूं। जब तक मैं अपना उधार चुका नहीं दूंगी और तब तक मैं इस घर से जाऊंगी नहीं, मैं ये वादा करती हूँ। और तुम्हें शायद तुम मालूम भी होगा कि भूत प्रेत झूठी वादा नहीं करते हैं, मैं ऐसी हूँ। तब मुझे थोड़ा बहुत विश्वास हुआ, यकीन हुआ। अब फिर मैं उसके बारे में, अब उसके परिवार के बारे में पूछने लगा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, दादाजी का नाम क्या है, अब हुआ क्या था, पूरा कहानी एक एक चीज़ डिटेल में अब मैं पूरा उसे जानकारी लिया, नोट किया। फिर मैं अब एक तरह से कहूँ ना कि 5 दिन की छुट्टी लिया अपनी फैक्ट्री से कि मैं गांव जा रहा हूँ, अर्जेंट काम है, छुट्टी मिल चुकी थी। अब मैं तो सोचा था कि 5 दिन में पूरा काम निपटा दूंगा। अगले दिन से मैं उस काम में जुट गया था। आज सही कहूँ ना, वो लड़की अब कुछ घंटा मेरे पास में रही थी और इसके बाद वो नज़र नहीं आई थी। काम मैं सारा समझ लिया था। मैं अगले सुबह से ही उसके काम में निकल पड़ा था। उस कॉलोनी में पहुंच चुका था जहां वो लड़की के परिवार रहता था। उस घर तक मैं पहुंच गया था, लेकिन अब वो जो घर था ना, देख करके दूर से जाना जा सकता था कि उस घर में कोई अब रहता नहीं होगा। जो घर था ना, बहुत बुरी कंडीशन में दिख रहा था। सीमेंट की पपड़ियाँ अब उधड़ रही थी और जंगली जो बेल होती है अब एक तरह से वो दरवाजे को कब्जा कर रही थी। जंगली बेल लिपटी हुई थी, जैसे वो दरवाज़ा काफ़ी दिनों से खुला नहीं है, बाहर वाला। अंदर वाला जो दरवाज़ा था, अब वहाँ पर ईंट पत्थर, अब जो सीमेंट था, टूट टूट करके गिर रहे थे। जब मैं वहाँ खड़ा होकर के उस घर को देख रहा था, तब वहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति आ गए। क्या देख रहे हो, इस घर को खरीदना है क्या? मैं अब ना जाने कैसे मेरे मुंह से निकला कि जी, इस घर को मैं देख रहा हूँ खरीदने के लिए। घर अच्छा दिख रहा है, कौन है इसके मालिक? बूढ़ा जोर से हंसा और कहने लगा, कितने मालिक आए, कितने चले गए, इस घर में कोई रुकता नहीं है। इस घर का इतिहास ही ऐसा है। जैसे लंबी सांस लेकर के वो बातें कर रहा था। और तब मैं पूछा कि अंकल जी, कुछ तो बताइए इस घर के बारे में। और तब वो मुझे
आंखें दिखाते हुए कहने लगा, अरे बेटा, अगर तुम्हें जीना है और कहूँ ना, इस घर से तुम दूर चले जाओ। सोचना भी मत सपने में इस घर को खरीदने में, नहीं तो तुम भी बर्बाद हो जाओगे जैसे बाकी लोग बर्बाद हुए हैं। मैं कहूँ ना कि मुझे इन्हीं चीज़ों को तो पता करना था। अब मैं उनसे रुक करके अब एक एक बात को पूछ रहा था कि देखिए अंकल जी, मुझे एक घर अच्छा दिख रहा है, एकांत में है, और देखो ना कितना एक तरह से बड़ा सा घर है, खुला खुला घर है, तो आप इनके मालिक को बताइए ना कहाँ रहते हैं वो। बूढ़ा मुझे डांट रहा था, कह रहे बेटा, क्या तुम्हारी ज़िंदगी बोझ बन गई है, इस घर में आओगे? अरे ये बेटा, ये घर भुतहा है, ना जाने कितने लोग इस घर को खरीदे और फिर घर छोड़ के चले गए, वो लोग बर्बाद हो चुके हैं। तब मैं कहा कि अब जो शुरुआती परिवार था, अब जो एक्चुअल में इस घर का मालिक था, वो कहाँ रहता है? बूढ़ा मेरी तरफ देखने लगा, कहने लगा कि आप उनकी नाम दे रहे हो, एक नाम बताया। तब मैंने कहा, हाँ हाँ, आप सही पहुँचे हो। आप जो घर का ओरिजिनल मालिक थे, उनका परिवार कहाँ है? बूढ़ा कहने लगा, अरे बेचारे बड़े ही बदनसीब थे, ना जाने उनके साथ में क्या हुआ। जब अच्छा बड़ा परिवार था, आप एक तरह से कहूँ ना कि बस खेलता हुआ परिवार था, खुशियों की अब कोई कमी नहीं थी, न जाने किसकी नज़र इस घर पर लग गई थी। अब मैं तो उड़ते उड़ते खबर सुनता हूँ कि कोई उनका दुश्मन था, इस घर में कोई ऐसा प्रेत शक्ति को भेज दिया था जो घर को लोगों को तबाह करने लगा। आखिरकार वो सुंदर सी बिटिया हॉस्पिटल में जा कर के उसका मौत हो गया। अब इसके बाद वो सदमा वो लोग झेल नहीं पाए, घर को अब एक तरह से छोड़ करके दूर चले गए। वो दूसरी जगह पर रहते हैं, एक जगह का नाम बताया, और वो लोग अब वहाँ पर अपना मकान बना लिए हैं, अब वहीं पर रहते हैं। इसके बाद इस घर में दूसरा कोई आया, उसके साथ भी ऐसा हुआ, वो लोग डर के भाग गए। तीसरा आया, चौथा आया, अब पांचवा तुम आ रहे हो। अब बेटा तुम इस घर को खरीदोगे? सही कहूँ ना, उस घर का इतिहास के बारे में जान करके मैं बहुत डर चुका था। और तब मैं कहने लगा कि आज भी वो लोग उसी जगह पर रहते हैं जहाँ आपने बताया। बोला, बेटा जो मैंने सुना था, जो जानता था, मैं बता दिया, इसके आगे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अब मुझे जानकारी मिल चुकी थी कि उस लड़की का परिवार कौन सा जगह पे रहता है। आखिरकार मैं अगले दिन अब मैं जाने की तैयारी करने लगा, क्यों थोड़ा वो जगह दूरी पर था, मुझे बस से सफ़र करना था। आखिरकार मैं सुबह निकला तो दोपहर के बाद उस जगह पहुंच गया था। अब मैं कहूँ ना, उस जगह पर मैं शाम तक उस मकान को ढूंढ पाया था जिसमें वो लोग परिवार रहते थे। जब मैं उस परिवार के बारे में गया, मैं बहाना लेके गया कि मुझे एक किराए का कमरा चाहिए। तब वहाँ पर जो एक औरत निकल के आई, वो शायद बूढ़ी तो नहीं थी, जवान थी। अब मुझे एहसास हो चुका था कि बूढ़े लोग इस घर में दिखाई नहीं दे रहे। तब मैंने पूछा कि कोई बूढ़े लोग नहीं है क्या, आप ही बात करोगे मकान के लिए? औरत कहने लगी, नहीं मैं नहीं, मेरे हस्बैंड बात करेंगे। हस्बैंड कहाँ है? तो काम पर गए हैं, रात को आएंगे, कल आप आइएगा। तब मैं पूछने लगा कि देखिए, आपका जो ससुर थे, नाम ये था। वो जो औरत थी चौंक गई, आप कैसे जानते हैं मेरे ससुर को? मैंने बताया एक एक कहानी कि देखिए, आपकी जो ननद थी, अब उसकी मौत हॉस्पिटल में हुई थी। वो और चौंक गई, बोलने लगी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मैं एक एक घटना बताता चला गया कि देखिए, आप लोग को आज भी वो आत्मा ढूंढ रही है, उसका अब एक तरह से कहूँ ना चैन नहीं मिल रहा है, और वो आप लोगों को काफ़ी अब हर जगह ढूंढती फिर रही है, लेकिन आप लोग मिल नहीं रहे। क्या आप लोग अब उससे मिलना चाहोगे? जो औरत थी ना, वो डर चुकी थी। कहने लगी, नहीं नहीं नहीं, हमें आत्मा से मिलने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से जाओ, दोबारा हमारे घर पर कभी मत आना, हमें उस आत्मा से मिलना नहीं है, आखिर वो मरकर के भूती तो हो गई है। वो डर चुकी थी, डरने वाला बात ही था, लेकिन जो मैं जानकारी लेना चाहता था ले चुका था। अब मैं कहूँ ना, उस लड़की के माँ बाप गुजर चुके थे, अब उसकी भाभी और भैया थे, अब वही अब उस जगह पर रहते थे। मकान अपना खरीदा हुआ था, बड़ा सा मकान था, वो भी था।
अब भैया एक अच्छे पोस्ट पर काम कर रहे थे, घर परिवार मज़े में चल रहा था, ऐसी कोई टेंशन वाली बात अब थी नहीं। पूरी जानकारी लेकर के तब मैं अपने शहर लौटा था। रात को अब मैं उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि कब लड़की आएगी, कब लड़की आएगी। मैं पूरी बात बताऊंगा, इसके बाद मेरा काम ख़त्म। अब जो मुझे देना है वो लड़की देने वाली थी। आखिरकार 12:30 बजे के बाद वो खुशबू मुझे महसूस हुई। जैसे ही खुशबू का एहसास हुआ, मैं सतर्क अब हो चुका था, अब लड़की आने वाली है। अब वही जैसे मेरे आंख झपकी और लड़की उसी दीवार पर जहाँ मैंने पहली बार उसको देखा था, उसी दीवार पर टेक लगाए हुए और खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। गोपाल जी, कुछ पता चला मेरे परिवार को? और तब मैंने कहा हाँ, मैंने पता लगा लिया। क्या है, कहाँ हैं वो लोग, मेरे माता पिता कैसे हैं? और तब मैं दुखी मन से कहने लगा, देखिए आपके माता पिता तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो तो स्वर्ग सिधार गए हैं। हाँ, आपकी भाभी है और भैया हैं। अब भैया आपका अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन पर हैं, घर बार भी मैं देख आया हूँ, सब कुछ सही है, कोई दुख तकलीफ उनके साथ में नहीं है। अब लड़की की आंखों से आंसू निकल रहा था। कहने लगी कि वास्तव में मेरे मम्मी पापा नहीं इस दुनिया में। मैंने बोला हाँ, आपकी भाभी का नाम ये है ना? तब वो कहने लगी हाँ, आप सही कह रहे हो। अब इसके बाद वो काफ़ी देर तक आंसू बहाती रही, जैसे चुप होने के नाम नहीं ले रही हो। तब मैंने उसको चुप कराया, देखिए शांत हो जाना चाहिए। अब जो जीवन है ना, अमर तो है नहीं, जो भी इस संसार में आया है उसको तो एक दिन जाना ही है, जैसे आपके साथ में हुआ। तब वो लड़की कहने लगी कि जो आप उस घर में गए थे वहाँ पर कोई रहता नहीं है। मैंने बोला नहीं, उस घर में आज भी ऐसा खौफ है कि कोई शैतानी आत्मा, शैतानी प्रेत, अप्रेत रहते हैं उसमें। और जो भी उस घर को खरीद करके रहने की कोशिश करता है, जैसे आप लोगों के साथ में हुआ है वैसे उनके साथ में होता है। तब वो लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं, औने पौने दाम में बेच करके। और जो नए लोग उस घर के बारे में नहीं जानते थे उस घर को खरीदते थे, और फिर उनके साथ में ऐसा ही होता था। अब वो जो घर है ना, पूरा का पूरा खंडहर बना हुआ है। अब उसके आसपास भी आने से लोग डरते हैं। अब अंकल जी कहते हैं, जिनसे मेरी बात हुई थी, कि उस घर में आज भी शैतानों की आवाज़ सुनाई देती है। रात को चिल्लाने की आवाज़, बड़ी भयानक आवाज़ उस घर में कभी कभी सुनाई नजर पड़ती है। लड़की अब फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगा था। कहने लगी, देखो वो जो घर था ना, अब एक तरह से कहूँ ना, हमारे पूर्वजों को बनाया हुआ था, और ये घर हमारा बर्बाद हो गया, लेकिन आपने मेरा काम कर दिया। आखिर वो लोग कहाँ रहते हैं? अब मैं पूरा उनका जो डिटेल था सब कुछ बता दिया था कि फलाना शहर है, मकान नंबर ये है, लेकिन आप जाइएगा मत। उन्होंने मना कर दिया है, भाभी ने आपका मना कर दिया कि नहीं, हम तो देखते ही मर जाएंगे डर करके। तब मैं उस आत्मा लड़की को समझाया कि देखिए, आप जाएंगी तो उनका भी जीना मुश्किल हो जाएगा, आप सोच समझ लीजिए, आप कभी अब जाने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो उनकी जो ज़िंदगी चल रही है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगी। आपको देख करके घर में अब एक तरह से हल्ला गुल्ला होने लगेगा, लोग बाग डर जाएंगे, आपका भाभी डर जाएगी, बच्चे भी डर जाएंगे, और आपके भैया भी डर जाएंगे, तो जाना ठीक नहीं है। जो कुछ था मैं आपको बता दिया। लड़की संतुष्ट हो गई थी और कहने लगी, हाँ, अब मेरा दिल हल्का हो चुका है, मैं सब कुछ जान चुकी हूँ कि मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मेरे भैया भाभी ठीक ठाक हैं, बस मुझे यही जानना था। और इसके बाद में वो लड़की कहने लगी, गोपाल, बस आज रात का वेट करो और कल मैं तुम्हारे पास में आती हूँ, जो मैं तुमसे वादा किया हूँ और उसको मैं ज़रूर पूरा करूँगी। अब मैं तो ठगा रह गया था कि मैं समझ गया कि लड़की धोखा तो नहीं दे रही है। अब ये गायब हो गई थी, अब जो मेरा सपना था वो एक तरह से टूट गया था। अब क्या पता ये लड़की लौटेगी या नहीं लौटेगी, क्या मुझे वो धन देगी? आखिरकार मैं चिंता में डूबा रहा। अगला दिन हुआ, मैं बेचैन था, दिन कैसे निकाला मुझे ही पता है। आखिरकार रात हुई और मैं अब उसका इंतज़ार कर रहा था। 12 बज गया, 12:30 बज गया, लेकिन वो खुशबू का पता नहीं था। अचानक मेरी आंखों में नींद आने लगी। अब मैं कहूँ ना कि मैं सोना नहीं चाहता था, उस लड़की का इंतज़ार करना चाहता था, जो उसने वादा किया था
अब उसको पूरा भी करना था। और तब ना जाने कैसे मेरी आंखों में नींद भर गई थी। मैं अपने आप पर कंट्रोल रख नहीं पाया। कब सो गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मेरी आंख खुली अब ऐसा लगा कि दरवाज़ा बजा है। और जैसे ही मैं उठता हूँ तो मैं देख करके हैरान रह जाता हूँ कि मेरे बिस्तर के पास में एक पुराना थैली पड़ा हुआ है, जैसे किसी ने ज़मीन से खोद करके निकाला हो, मिट्टी में सना हुआ। अब मैं कहूँ ना, उस थैली को देख करके मैं थोड़ा डर जाता हूँ। ये थैली मेरे पास में कहाँ से आई, कौन रख के गया? मैं देखने की कोशिश करता हूँ लेकिन लड़की दिखाई नहीं देती है। कुछ देर के बाद मैं हिम्मत करके उस पुरानी थैली को साफ करता हूँ, मिट्टी को हटाता हूँ, अब फिर उसको खोलता हूँ तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। चमकते हुए सोने के जेवर उसमें मुझे नजर आते हैं। और तब मुझे ध्यान आता है कि लड़की ने जो वादा किया था वो वादा अपना निभा दिया। और इतने जेवर थे कि मैं अपने बहन का शादी धूमधाम से कर सकता था और अपना जो पुराना घर था नया बनवा सकता था। अब मुझे तो नौकरी करने की जरूरत नहीं थी। अब मैं अपने घर पर कोई छोटा मोटा बिजनेस कर सकता था और कुछ ज़मीन लेकर के खेती बाड़ी को बढ़ावा भी दे सकता था। सब कुछ मैं सोच लिया था। और इसके बाद मैं अपने गांव लौट आया था। और सही कहूँ, जो मेरा सपना था सब कुछ पूरा हो चुका था। मेरी बहन की धूमधाम से शादी हो गई थी, वो अपने ससुराल चली गई थी। और इसके बाद मैं उस पुराने घर को नया बनवाया। और फिर मैं एक छोटा मोटा अपने गांव में बिजनेस कर लिया। अब कुछ ज़मीन जो मेरे खेत के बगल में थी अब उसको भी खरीद लिया। अब फिर खेती भी मेरी होने लगी। अब मेरा जो बिजनेस था वो भी अब एक तरह से मेरे परिवार को पालने लगा था। तो लड़की ने जो कहा था वो पूरा कर दिया था। और मैं आज भी उस लड़की का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मेरी उस आड़े वक्त में मेरी मदद किया था, बदले में एक छोटे से काम के लिए। बस अपने परिवार के बारे में बस राजी खुशी चाहती थी कि उसका परिवार कैसा है, कहाँ है। अब मैं सब कुछ उसको सच सच बताया था, कोई भी बात मैंने झूठी उसे नहीं किया था। तो दोस्तों, ये थी गोपाल जी की भेजी हुई अब उनकी आप बीती आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों, ये भी चैनल आपका है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर हम कल की रात मिलते हैं इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।